अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ वो है सर्कुलेशन। हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हमारा बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमने पढ़ा हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा का वेसल्स पढ़ी, ब्लड वेसल्स पढ़ी। ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारे पास, ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं और उनका हमारा क्या रोल होता है वस्कुलर सिस्टम में, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन कैसे होती है आर्टरियोल्स में। फिर हमने पढ़ा कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का क्या रोल होता है इन द ब्लड फ्लो ऑफ द कैपिलरीज के बेसिस पे। फिर हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा वस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया। फिर हमने इसमें दो किस्म के वस्कुलर सिस्टम डिस्कस किए, जैसे कि हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन डिस्कस की और हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्कस की। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने फर्दर क्या डिस्कस किया, कोरोनरी सर्कुलेशन डिस्कस की। फिर हमने क्या डिस्कस किया, हेप्टिक सिस्टम डिस्कस किया, रीनल सर्कुलेशन डिस्कस की। फिर हमने एंड में क्या पढ़ा, ब्लड फ्लो पढ़ा। तो यहाँ तक का एक मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बता दें जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में कंफर्म कर चुके, जो पिक्चर लेक्चर में हम पढ़ चुके। अब अगर हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है तो पूछा जाए तो हम आज के लेक्चर में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सही है, दो मतलब बेसिकली तो उनके दो पार्ट है, लेकिन अगर उसके सब पार्ट्स पूरे आए तो 4-5 हमारे पास हो जाते हैं। सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बैरो रिसेप्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो हमारे पास होती हैं बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट और द माल फंक्शनिंग ऑफ वस्कुलर सिस्टम। ऐसी डिसीजेज जो हमारे किस में होती है, हमारे पास वस्कुलर सिस्टम में होती है, यानी हमारे हार्ट में हो सकती है, हमारे ब्लड वेसल्स में हो सकती है। तो हम उनके बारे में बेसिकली आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस चीज़ पर नज़र डालेंगे वो आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैरो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर किस तरह डिवाइसेस यूज होती हैं और ब्लड प्रेशर को कॉज करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर ब्लड का जो प्रेशर है किस पे एग्जर्ट किया है, हमारे पास आर्टरीज और वेसल्स पे ब्लड का प्रेशर है। आए मैं आपको बताती हूँ हमारे पास वेंट्रिकल्स और आर्टरियों में भी ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर को डिस्कस करते हैं। ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करती है, क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, किस चीज के ऊपर एक्सर्ट करती है, एक्सर्ट करती है ब्लड वेसल्स पर या हार्ट पर। हार्ट पे भी आप इंसेंस ले सकते हैं क्योंकि हार्ट पे भी आपको मेजर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर किससे हम मेजर करते हैं। अक्सर आप उसको कहते हैं बीपी ऑपरेटस। सही है, बीपी ऑपरेटस से आप अक्सर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। घर में अक्सर होता है, अगर नहीं होता तो आप मेडिकल के पास जाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर आइदर ज़्यादा है या कम है। अगर आप नहीं कराते तो आपके घर में ज़रूर लाजमी कोई बड़ा होगा, वो ज़रूर चेक कराता होगा। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं चेक कराए, आपके दादा दादी वगैरह। और अगर आपके किसी घर में किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी चांसेस है कि वो ब्लड प्रेशर चेक कराए। क्या कराए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए। सबसे पहले जो डिवाइस यूज होती है वो स्पाइगैनोमीटर होता है। क्या स्पाइगैनोमीटर होता है, वो यूज होता है हमारे पास। किस लिए यूज होता है, यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। आपके पास पिक्चर दी गई है, ठीक है, ये आपके पास पिक्चर एक आपके पास हाथ की दी गई है और हाथ पे देखिए आपके पास एक जगह स्टेथोस्कोप रखा है और एक तरफ आपको बीपी ऑपरेटस, जिसका मतलब है वो बीपी ऑपरेटस है, वो दिखाया गया है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक मीटर होता है। ठीक है, उस मीटर में हमारे पास मरकरी होती है और फिर मरकरी बेसिकली मेजर करती है प्रेशर को। किसके प्रेशर को, प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल एंड प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, आप जब ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये आप डिस्कस करते हैं इन्फ्लेटेबल, यहाँ पे रबड़ कफ होता है, फिर हमारे पास आर्टरी होती है, एयर वॉल यहाँ मौजूद होता है, स्क्वीजिंग बल्ब होता है जो इन्फ्लेट करता है इस कफ को, इस जो आपके बाजू पे आप जो
बैग सा बांधते हैं उसको इन्फ्लेट करता है, ये हमारे पास एक पंप होता है या एयर वॉल होता है। फिर हम लोग जो स्टेथोस्कोप अपने कानों पे लगाते हैं और फिर आवाज़ की बेसिस पे हम करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको मैं ये बताऊंगी कि किस तरह इस अपरेटस को यूज़ करके आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपको आवाज़ की बेसिस पे ये हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं। ये हमारे पास जो है पुराना तरीका है, कन्वेंशनल मैथड है, लेकिन अभी जो हमारे पास ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट है वो आराम से आपने लगाया अपनी बॉडी के साथ एकदम से आपको एक्यूरेट दे देता है। ना आपको कोई ज़रूरत होती है कि कोई दूसरा बंदा आपका ब्लड प्रेशर चेक करे, आप घर में ही खुद का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं आराम से। और वो मॉडर्न और टेक्निकल होता है। ठीक है, वो मॉडर्न हमारे पास फेर्गेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास आया कैसे मेजर करता है ये ब्लड प्रेशर। एक रीडिंग लेता है सिस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल जो है ब्लड को बाहर करते हैं। जब वेंट्रिकल्स के ऊपर हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट होता है तब एक मेजरमेंट ली जाती है। फिर हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है, जब हमारे पास जो है कहाँ ब्लड ट्रांसफर होता है हमारे पास आयोटा पे, लेफ्ट साइड पे आयोटा की लेफ्ट साइड ऑफ हमारे पास क्या है वेंट्रिकल से आयोटा में ट्रांसफर होता है, तब हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, उन चीज़ों का हम क्या कहते हैं, बैरोरिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को और लो ब्लड प्रेशर को आपके मेजर करते हैं और फिर उसके हिसाब से ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं कि वो अपना काम करे और इस ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल की तरफ लाए। और वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। आपको अगर हम बताते हैं तो जो हमारे पास दो किस्म के हमारे पास आते हैं, हाई प्रेशर या हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर आर्ट्रियल बैरोरिसेप्टर, दो नाम हो गए हमारे पास। दूसरा हमारे पास लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। ठीक है, दो किस्म के हमारे पास आगे रिसेप्टर्स। जो हाई प्रेशर आर्ट्रियल बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पास किधर होते हैं, किधर लोकेटेड होते हैं, वो आपके पास आयोटा में लोकेटेड होते हैं। और किधर लोकेटेड होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में लोकेटेड होते हैं। कहाँ वो लोकेटेड होते हैं, आयोटा और कैरोटिड आर्टरीज में आपके पास ये लोकेटेड होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कैसे फंक्शन करते हैं, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, बहुत तेज़ी से जो है ब्लड आपके फ्लो कर रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो, किसकी वॉल्स पे, हमारे पास किसकी आर्टरी, आयोटा पर या कैरोटिड आर्टरीज की वॉल पे, तो ये जो है मैसेज करता है ब्रेन को और ब्रेन को कहते हैं कि भाई इस प्रेशर को कम करो, ये हमारे लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है, ये मेरी जो इंसान की बॉडी है उसके लिए हार्मफुल है और हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो इस प्रेशर को थोड़ा कम करो। ये बेसिकली हमारे पास हाई प्रेशर या हम कह सकते हैं आर्ट्रियल बैरोरिसेप्टर का काम होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर भी आपके पास मौजूद होते हैं कैरोटिड आर्टरीज में, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, वेंट्रिकल्स में भी आपके पास लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन में भी आपके पास ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको जो है नाम भी कुछ इसी तरह दिया है, बैरोरिसेप्टर नाम दिया गया है। इनका नाम अगर हम कह सकते हैं कार्डियो पल्मोनरी आर्टरी, उसमें भी कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आपके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन में आपके पास क्या करते हैं, आपके पास प्रेशर मेजर करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं और कैरोटिड आर्टरीज में भी आपके प्रेशर मेजर करते हैं। अगर यहाँ पे इनको पता चलता है कि जो प्रेशर है हमारे पास लो है, तो फिर ये अब क्या करते हैं, ब्रेन को मैसेज करते हैं कि जाओ ये जो है थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, क्योंकि ये हमारे लिए सही तरह नहीं है, हमारे कुछ सही तरह नीड को पूरा नहीं कर रहा। और ब्लड क्या जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वेसोप्रेसिन का रिलीज स्टार्ट कर देता है। वेसोप्रेसिन वो जाके आपकी किडनीज पे अफेक्ट करता है। किडनी फिर हमारे पास क्या करती है, कम एब्जॉर्प्शन करती है और कम एब्जॉर्प्शन करती है मतलब कम फिल्टरेशन करती है। इस तरह हमारे पास जो है वापस कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर का काम। अब हमारे पास जो सातवां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ये जो ब्लड का फ्लो होता है, ये हर जगह डिफरेंट होता है। आपकी कैपिलरीज में भी डिफरेंट होता है, वेन्यूल्स में भी डिफरेंट होता है और आपके वेन्स में भी डिफरेंट होता है। ये आपको मैं अगर बेसिकली बताऊंगी कैसे होता है, तो मैं आपको पहले भी बता
बता चुकी हूँ कि पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह हमारे पास जो ब्लड फ्लो है कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, किस किस रीजन पे ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज, उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर आपके पास होता है वो आर्टरीज में मौजूद होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आपके पास आई जिसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर इससे कम होता है, इससे कम हमारे पास कहाँ होता है, कैपिलरी। कैपिलरी में अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। इसी तरह अगर बात की जाए हमारे पास किसकी, वेन्स की, इसमें भी ब्लड प्रेशर कम होता है लेकिन हमारे पास आर्टरी से कम होता है, लेकिन कैपिलरी से फिर भी ब्लड प्रेशर में ज़्यादा होता है क्योंकि कैपिलरीज में सबसे कम आपके पास ब्लड प्रेशर होता है, यानी ब्लड का फ्लो सबसे कम होता है। ठीक है, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर हमने आज डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर कैसा है, हम लोग किस तरह मेजर करते हैं, स्पाइगैमेनोमीटर से हम लोग करते हैं। और इसमें जो है दो किस्म के हम करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, देखिए यहाँ पे आपको सिस्टोलिक प्रेशर दिखाई है। अगर आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर और आपकी थोड़ी आवाज आने लग जाए, आपने जैसे स्टेथोस्कोप रखा अपने कान पे, आवाज आने लगी तो आपको पता चलेगा कि आर्टरी की ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, फिर आप डायस्टोलिक आप प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास नो साउंड इज प्रोड्यूस। इनिशियली जब कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है हमारे पास क्या होता है, आर्टरी क्लोज होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, जब थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस होती है सिस्टोल में हमारे पास जो है आर्टरी खुलती है और फिर हमारे पास आवाज आती है और फिर जो पिछले जो हमारे पास जो आर्टरी होते हैं वो बंद हो जाती है और फिर हमारे पास आवाज आती है और हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर में मेजर करते हैं। फिर डायस्टोलिक प्रेशर में हमारे पास कोई साउंड नहीं होता है, फिर आर्टरी हमारे पास ओपन रहती है। ठीक है, वापस हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है। आपके पास सिस्टोल लिक को मेजर करते हैं कि जब आपके पास जो है ब्लड किधर मूव कर रहा होता है, वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा होता है, तो फिर आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते थे। और डायस्टोलिक प्रेशर तब मेजर किया जाता है जब आपके पास जो है ब्लड किधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आयोटा में एक्सर्ट कर रहा है। फिर हमने बात किया बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर हमारे पास बेसिकली ऐसे रिसेप्टर्स है, ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे पास आर्टरीज में मौजूद होते हैं, जो हमारे पास वस्कुलर सिस्टम में मौजूद होते हैं, ताकि वो हम बता सके कि किस किस्म का प्रेशर हमारे पास बॉडी पर एक्सर्ट हो रहा है। फिर हम बताएंगे कि हमारे पास इसके दो किस्म के टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर्स और लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। हाई प्रेशर आर्टेरियल रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके आयोटा पे होते हैं और आपकी कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर की बात करें वो हमारे पास कहाँ होते हैं, वो भी हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं, पल्मोनरी वेन में हमारे पास होते हैं, इसलिए इनको कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ये वॉल्यूम रिसेप्टर भी इनका नाम है क्योंकि जो है ये क्या करते हैं, हमारे पास बाहर जो ब्लड जो जिस तरह हार्ट अपना जो नहीं सारा ब्लड बाहर करते हैं ना, उधर ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इनकी लोकेशन बेसिकली वहाँ पे होती है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम रिसेप्टर भी कहा जाता है। फिर हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या होता है, जब हमारे पास हाई प्रेशर होता है तो फिर हमारे मैसेजेस सेंड किए जाते हैं हमारे ब्रेन को इम्पल्स के जरिए कि भाई अब जो है हमारे पास जो प्रेशर हाई हो गया है अब इसको कम करो। फिर जो ब्रेन है उसके हिसाब से काम करता है और हमारे पास वो डिफरेंट एक्शन कर सकता है और हमें क्या करता है, प्रेशर को नॉर्मल लाता है। फिर अगर हम लोग बात करें लो प्रेशर रिसेप्टर की, लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर हमारे पास जो है, जब हमारे पास लो प्रेशर मौजूद होता है हमारे पास आर्टरीज में, तो फिर तब बोलता है कि भाई हमारे पास आया, हमारे पास जो प्रेशर है वो कम है, इसको तेज करो। वो कैसे करता है, वैसोप्रेसिन रिलीज करता है। वैसोप्रेसिन किडनी को पे इफेक्ट करता है, किडनी पे डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिजल्ट होता है। और सेवेंथ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ ब्लड प्रेशर थ्रू द आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह अगर हम कंपेयर करते हैं किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, फिर किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा आपके पास आर्टरीज से होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है हार्ट पंप करता है। ठीक है, डायरेक्ट हार्ट फोर्स लगाता है और
और इस वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। और कैपिलरीज में सबसे कम प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर होता है। और फिर अगर हम बात करें वेन्स में जो है आर्टरी से कम प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी कैपिलरी से ज़्यादा प्रेशर मौजूद होता है। ये हमने आज इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हमारे पास नज़र आ रहा है वो है थ्रोम्बस। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैसे होती है और हमारे पास थ्रोम्बस क्या कॉज करता है, ये सब आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ थ्रोम्बस होता क्या है। थ्रोम्बस हमारे पास क्या होती है, एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन किस चीज़ की होती है, एग्रीगेशन हमारे पास होती है फैटी एसिड्स की एग्रीगेशन। ठीक है, फैटी एसिड्स कहाँ आपके पास जमा हो जाते हैं, फैटी एसिड्स आपकी जो आर्टरीज है या फिर आपकी जो वेन्स है उन अंदर जमा हो जाते हैं। ज़्यादातर ये केसेस होता है आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ये हो सकता है, या फिर आपके जो है क्या कहते हैं नॉर्मल आर्टरीज में जो है वो जमा हो जाते हैं। इधर जो है जब आप ज़्यादा फैट लेते हैं, जब ज़्यादा आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फैट ज़्यादा होता है, ये हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, हमारे पास एक थ्रोम्बस रिजल्ट करता है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बस है ये आइदर मूव करता है या फिर उस जगह पे स्टेशनरी रहता है। अगर ये थ्रोम्बस मूव करना स्टार्ट कर दे, क्या करते ये, अगर थ्रोम्बस मूव करना स्टार्ट कर दे या फिर कहीं ब्लड स्ट्रीम में मूव करना जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फिनोमेना हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा। और ये हो भी सकता है कि ये एक जगह स्टिफ हो जाए, ये एक जगह से मूव नहीं करे। जैसे आपको यहाँ पिक्चर आपकी बुक में ही दिया गया, एम्बोलिस बिकम्स लॉज्ड एज वेसल्स नैरोइंग ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। और फिर जब वो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये एक जगह रुक जाता है, ठीक है, तो फिर वो थ्रोम्बस हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। एम्बोलस फिर क्या करता है, ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है, आपको ब्लड फ्लो को आगे नहीं बढ़ने देता। ये यूजुअली अगर हम कह सकते हैं तो आपके पास आर्टरीज वगैरह में ही होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होने देता, और ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपके पास क्या होती है, ब्लॉकिंग ऑफ द साइट हो जाती है। इसकी वजह से जो है आपके ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी आपके पास हो सकता है कि कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, आपके पास और भी डिसीजेस हो सकती हैं, या फिर आपकी जो नहीं कंप्लीट ब्लॉकेज से तो आपको डेथ भी हो सकती है। ये एक बहुत ज़्यादा सवीर केसेस में हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस भी हमें रिजल्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास इन सेंस वेस्टर्न जो सिटीज़ वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कॉजेज़ की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इसके कॉजेज़ आगे हमारे पास हाई इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट्स, ऐसे चीज़ें जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसमें हमारे पास फैट कंपोनेंट ज़्यादा है, उन चीज़ों में की वजह से हमारे पास थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, आपका जो है आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या डिस्कस करना है हमने, इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोसिस। इफेक्ट क्या होता है थ्रोम्बो एम्बोसिस का ये इफेक्ट होता है कि आपकी जो नहीं सही तरह फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑफन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें डेथ भी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको और भी आ सकती हैं। आपके पास सही तरह ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं हो सकता, आपके सब पार्ट्स में अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो फिर आपके पार्ट्स पे हो सकता है कि ब्लड ना पहुंचे, और हो सकता है आपको 5 चांसेस होते हैं स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर अगर वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा इसके केसेस होते हैं, और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी वजह से डेथ भी होती है, लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इतना सवीर कंडीशन है। ये हमने क्या पढ़ा, हमने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में थ्रोम्बस पढ़ा, एम्बोलस पढ़ा, कॉजेस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पढ़ा, इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोसिस पढ़ा। ये देखिए आपके पास एक अच्छी सी जब एम्बोलस आपके पास मूव करना स्टार्ट कर देता है इन द ब्लड स्ट्रीम, और जब आपके पास ये जो है एक ब्लड स्ट्रीम में सेटल हो जाता है, ये 2 किस्म की केसेस आ गए। तो ये जब मूव कर रहा होता है तभी आपके लिए ख़राब होता है, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होता है ये कहीं पे अगर अटक गया तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। और अगर ये ऑलरेडी अटैच्ड है फ्रॉम द वॉल्स और जो ल्यूमेन को है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तब भी आपके पास बहुत मसला हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एग्रीगेशन होती जा रही है, देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन होती जा रही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो
रहा है, यहाँ पे वापस ब्लड फ्लो की पाथवे ही नहीं आपको प्रोवाइड करा। तो आपके पास जो थ्रोम्बस है वो हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको ट्रीट करना बहुत लाजमी है। यूजुअली आपको ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो इस थ्रोम्बस पे अफेक्ट करती है या इसको ख़त्म करती है, वो ड्रग्स हमें यूजुअली दी जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट डिसीज जो हम जिसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमने फिर इसके बाद डिस्कस करने कॉजेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर हमने प्रिवेंशन इसकी डिस्कस करनी है और एंजाइना पेक्टोरिस करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या। एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पास बेसिकली है डिपोजिशन इन द ल्यूमेन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिपोजिशन ऑफ द फैट्स है इन द ल्यूमेन। आप अगर यहाँ देखें एथेरोस्क्लेरोसिस आपको एक प्लेग दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये जो है देखिए इसका जो डायमीटर है कितना ज़्यादा है। ठीक है, और इसका अगर डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर कितना कम है, तो इसके डायमीटर कम होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है वो सही तरह नहीं हो पाता ऐसे पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर उस एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आपके पास अगर सवीर होता है तो आपके पास एथीरोमा हो सकता है और आपको आर्टेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो नहीं आपके पास एथीरोमा में पता है क्या होता है, आपके पास जो फैटी एसिड्स है वो आपकी जो है पैसेज पे अटक जाते हैं और आपको क्या बना के दे देते हैं, प्लेग। सो ये प्लेग हमारे पास बेसिकली बना देते हैं और किस तरह बनाते हैं, इनर मोस्ट लाइनिंग पे आपको एक प्लेग बना देते हैं जो आगे आपके ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करता है। अगर हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करें जो कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद थोड़ी अगर उसको एडवांस किया जाए तो ये हो सकती है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो जाती है, आर्टरीज जो है या हमारे पास जिधर भी है हमारे पास प्लेग बना है वो हमारे पास सही तरह काम नहीं करता। क्या नहीं करता, वो हमारे पास सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, सही तरह हमारे पास जो है ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट नहीं करती। इसके वजह ये होती है कि ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हार्डनिंग हो जाती है। किसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है, हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट की वजह से इसकी हार्डनिंग हो जाती है और इस वजह से हम लोग जो नहीं है आराम से जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और इसके अगर हम लीडिंग कॉजेस बताएं तो इसकी लीडिंग कॉजेस हमारे पास यही प्लेग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये प्लेग फॉर्मेशन, ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग आपके पास दिखाया गया है आपकी बुक में, इसकी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से ये चीज़ होते हैं। ठीक है, इस वजह से आपके जो इसकी जो क्या कहते हैं, ये जो है लेस इलास्टिक हो जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वापस डिस्कस करते हैं, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्या चीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस, हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। किधर, हमारे पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है इन आर्टरी, और आर्टरी में अगर हमारे पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है फिर वो हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो इन आर्टरीज में कम हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने एक पाइप रखे सी और उसके दरमियान में बीच में बीड्स डाल दें और फिर से पानी पास किया जाए तो हो सकता है कि पानी पास ना करे और हो सकता है पानी बहुत कम दूसरे एंड से निकले। तो यही केस आपके पास आ जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। और एथेरोस्क्लेरोसिस जब आपके पास जो है ज़्यादा सवीर होती है, जो आगे बढ़ती है फैटी एसिड की बेसिकली डिपोजिशन से, हमारे पास क्या होता है, ये रिजल्ट होती है कौन से एसिड की वजह से, फैटी एसिड। ठीक है, डिपोजिशन की वजह से हमारे पास ये कॉज होती है। ठीक है, और ये फर्दर हमें एडवांस करके एथेरोमा भी दे सकती है। एथेरोमा अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास फैटी एसिड प्लेग किधर बन जाता है, आपके पास बन जाता है इन द इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सब्सटेंस। फिर आपने बात की एथेरोस्क्लेरोसिस की, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास एडवांस्ड फॉर्म हो जाती है किसकी, एथेरोस्क्लेरोसिस की। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आपके पास क्या होता है, बेसिकली हार्डनिंग होती है। किस चीज़ की हार्डनिंग होती है, आपके पास हार्डनिंग होती है आपके वॉल्स, और किसकी वॉल्स की हार्डनिंग होती है, इन जो आर्टरीज पे जिसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें प्लेग डिपॉजिट होते हैं, उसकी हमारे पास हार्डनिंग हो जाती है। इसकी वजह ये है कि कैल्शियम सॉल्ट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, एब्जॉर्ब होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो इलास्टिसिटी जो आर्टरीज की होती है फॉर कंट्रैक्शन वो हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की। फिर हमारे
हमारे पास जो डिस्कस करना है, अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले डाइट पे कंट्रोल करना पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका जो है क्या कहते हैं, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो, जिसमें आपके फैट्स का लेवल ज़्यादा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें आपने नहीं खानी है। आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल ड्रिंकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि अल्कोहल ड्रिंकिंग से भी आपके पास ये कॉज हो सकती है, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसी टॉपिक का है, वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है वो अभी ये डिस्कस करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस करते हैं जब आपके पास प्लेग, जो मैंने बोला कि फैटी एसिड की डिपोजिशन से बनता है प्लेग, वो आपके पास कोरोनरी आर्टरीज में हो जाता है, सही है, कोरोनरी आर्टरीज में हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरीज सही तरह जो है उनको ब्लड, हार्ट को ब्लड नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके सबब क्या होता है, आपके पास बहुत सख्त दर्द होता है, किधर, दिल की रीजन पे, चेस्ट की रीजन पे, दिल पर दर्द होता है या चेस्ट की रीजन पे, और आपकी जो लेफ्ट आर्म है ना, लेफ्ट आर्म वाली साइड पे आपको ज़्यादा दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। यूजुअली आपने नाम सुना होगा कि इसमें बहुत सफीर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये आपके पास तब होता है जब हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कॉन्स्ट्रिक्ट क्या मतलब, क्या हुआ कि जब ये आर्टरीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट करती है, मतलब हमारे पास ये आर्टरी सही तरह काम नहीं करती। ये आर्टरीज हमारे पास, इनके दरमियान कोई रुकावट आ जाती है, इनके दरमियान कोई प्लेग आ जाता है, और ब्लड सप्लाई सही तरह हार्ट को नहीं प्रोवाइड की जाती, हार्ट मसल्स को, तो ये होती है। ये आपके पास पता है एक किस्म का सिम्टम्स होता है, या आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एंजाइना पेक्टोरिस कि जो ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को हो रही है वो आपके पास कम है, और अगर ये सप्लाई कम ज़्यादा नहीं हुई तो हमारे हार्ट अटैक भी हो सकता है, और आगे जाके हमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसलिए एंजाइना पेक्टोरिस की जो पेन है उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर आपके ख़ानदान घर में अल्लाह ना करे अगर किसी को है भी, तो उसको भी बता दें कि परहेज़ करें, क्योंकि जो है ये आपको पास डेथ को भी लेके जा सकता है, आपको मर भी सकते हैं इस डिसीज़ से। तो यूजुअली अगर इसको डिसीज़ करता है, तो इस डिसीज़ को अगर हमें ट्रीट करता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन यूज होता है। फिर नाइट्रोग्लाइसरीन इस फैटी सब्सटेंस होता है, या हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर एक्ट करती है, और उसको उस जगह से हटाने की कोशिश करती है, और ब्लॉक्ड वेसल्स को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होने से थोड़ा डायलेट करती है, मतलब उसको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, जो फैट डिजॉल्व हो गया है, वहाँ पे जो फैट पहुँच गया है, जो ब्लॉक कर रहा है उसको थोड़ा डिजॉल्व करती है और उसको डायलेट करने की कोशिश करती है। ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस आ गई, कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आ गई। अगर हमारे पास ये प्लेग हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज में, तो हम उसको नया नाम देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसकी प्रिवेंशन को डिस्कस किया कि किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम इनटेक से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर अब जो नया टॉपिक है हमने पढ़ना है वो है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक तो हम बहुत जल्दी वर्ड यूज कर लेते हैं। हार्ट अटैक अब आज पढ़ेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। ठीक है, ये तो बहुत आराम से बोले थे यार मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है। अब हार्ट अटैक का मतलब क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट अटैक होता क्या है। ये हार्ट अटैक हमारे पास क्या होता है, सडन, सही है, हमारे पास क्या होता है हार्ट अटैक में जो है, जो डेथ हो जाती है मसल्स पे। किसकी मसल्स पे डेथ हो जाती है, हमारी मसल्स की डेथ हो जाती है, हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास किस वजह से होती है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होती है। किस वजह से होती है, ब्लड क्लॉटिंग। जैसे मैंने पहले आपको एथेरोस्क्लेरोसिस में के दरमियान ही बताया था कि जब ये हमारे पास ज़्यादा सवीर होती है तो ये आपके हार्ट के मसल्स की डेथ भी कॉज करती है, क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स को सही तरह वो ब्लड मिल ही नहीं पाता जो उसकी ज़रूरत होती है, और एज ए रिजल्ट जो टिश्यूज़ को जब इनकी नीड ही नहीं मिल रही, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं मिल रही, तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस हद तक अपने स्टोर हाउस को यूज़ करेंगे। एक वक्त आएगा उनकी डेथ हो जाएगी। अगर बात कीजिए हार्ट अटैक की, तो ये एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 45 ईयर्स
से बड़े लोगों में होता है। ज़्यादातर इस जिन लोगों की एज 45 ईयर से ज़्यादा होती है उनमें हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस है। और इसके अलावा मर्दों में ये प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, आपको पता चल गया कि हार्ट अटैक कैसे हुआ। ठीक है, और अगर हम इसका एक और नाम बताऊं मैं आपको, इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है हमारे पास? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ये पूरा अमल है जिसके ज़रिए आपको हार्ट अटैक होता है। अक्सर जैसे हमारे पास जो है ये पूरा अमल हमारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का हमारे पास किस तरह होता है? हमारे पास होता है जब हमारे पास ब्लड क्लॉट होता है, किस तरफ हमारे पर प्लस इधर कोरोनरी आर्टरीज वगैरह में या कोरोनरी वेन वगैरह में ब्लड क्लॉट होता है, जिसकी वजह से जो है हार्ट मसल सही तरह उनकी नीड पूरी नहीं होती है जो उनकी नीड होती है, और इस वजह से ये जो है डेथ कॉज हो जाती है। किसकी? मसल्स की, हार्ट मसल्स की डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वो बताएं कि ये किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, इसको ट्रीट करने के हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इसको अगर हम ट्रीट किया जाए तो हमारे पास मोर देन 45 ट्रीट करने की बात आए तो हम लोग ज़्यादातर ट्रीटमेंट को इतना ख़ास नहीं है, सर्जरीज वगैरह होती हैं हमारे पास, फिर वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को थोड़ा ईज़ करने के लिए होती है। इसके अलावा दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं ताकि हमारे पास इनके ब्लड क्लॉट को ख़त्म किया जा सके। और आपको बात बताई जाए कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं, अगर एक बार उनकी डेथ हो जाती है वो वापस नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स है 120 दिन बाद नए बन जाते हैं, ये हमारे पास लिवर के पास एबिलिटी होती है कि वो दोबारा इन सेल्स को रीजनरेट करती है, लेकिन हमारे पास जो है ये एबिलिटी नहीं होती है कि हम अपने दोबारा सेल्स को, हार्ट मसल्स के सेल्स को दोबारा रीजनरेट करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हार्ट अटैक में। और एक और मैं बात बताती हूँ कि जब तक 45 ईयर्स के बाद ही ज़्यादातर 1 मिलियन लोग, तकरीबन 1 मिलियन लोग 45 ईयर्स के बाद की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट बिल्कुल ही फंक्शन करना छोड़ देता है। कैसे फंक्शन करता है? करना जो छोड़ देता है, पंप ही नहीं करता। क्या करता है? पंप ही नहीं करता है। हार्ट अटैक हार्ट अटैक के बाद हमारे पास यूजुअली जो होता है, यूजुअली हमारे पास हार्ट फेलियर हो जाते हैं। अक्सर लोगों में हार्ट फेलियर की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपका ब्लड पंप ही नहीं हो रहा है, सही है, आपका ब्लड आपके डिफरेंट बॉडी के हिस्से पे जा ही नहीं रहा, ना आपके दिमाग में जा रहा है ना कहीं और जा रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी डेथ हो जाएगी और आपका जो नहीं है हार्ट काम करना छोड़ देगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ज़्यादा टिश्यूज़ की डेथ होती जाती है हार्ट अटैक के दरमियान होती जाती है, और एकदम से आपके पास एक ऐसा केस आ जाता है कि हार्ट बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है, और जैसे ही काम करना छोड़ देता है हमारे पास क्या हो जाती है? डेथ का कॉज होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम। कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम क्या है? कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम भी हमारे पास एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें हमारे पास जो वॉल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले आपके जो वॉल्स होते हैं, जो आपके मतलब वेंट्रिकल्स और उनको जॉइन कर रहे होते हैं, वो उनकी जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है। उनके जो कॉर्डिनिया टेंडिनाई होते हैं, कॉर्डिनिया टेंडिनाई वो हमारे पास थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉर्डिनिया टेंडिनाई आपके पास थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके जो नहीं है सही तरह वो ब्लड सही तरह ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, और जो नहीं है ऑक्सीजनेटेड दो किस्म के जो ब्लड है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो सकते हैं, एक्यूरेटेशन स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो है प्रॉब्लम, ये भी बहुत सवीर है। कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ कार्डियक स्टेनोसिस। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है? एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ कार्डियक स्टेनोसिस। सही है, ये हमारे पास
किसके फंक्शन को कहते हैं कि वॉल्स जो है हमारे पास सही तरह काम नहीं करते और वो हमारे पास थिन हो जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से जब वो बंद नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होगा, अलहदा होगा, किस तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट आगे हमारे पास ब्लड जाएगा। तो ये सब हमारे पास किस वजह से होता है, कंजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, मतलब हार्ट सही तरह फंक्शन नहीं कर पाता। वापस डिस्कस करते हैं हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक हमारे पास सडन डेथ ऑफ मसल्स है। किसकी मसल्स की डेथ है, हार्ट के मसल्स की डेथ है। ये यूजुअली किस एज में होता है, 45 ईयर्स की एज में होते हैं और 45 ईयर्स के बाद ज़्यादातर लोग 1 मिलियन, तकरीबन 45 की ही एज में 1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है दुनिया भर में। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा सवीर केस में आ जाती है, तब हमारे पास हार्ट अटैक होता है। फिर हार्ट अटैक के बाद जो नहीं हमारे पास जो रिजल्ट करता है वो हमारे पास रिजल्ट करता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपका दिल जो नहीं आम से जो है ब्लड पंप नहीं करता, और जैसे अगर पंप नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपके पास डेथ हो जाएगी। अगर आपका हार्ट धड़केगा ही नहीं सही तरह, आपको जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या चांसेस होते हैं, हमारे पास चांसेस होते हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है और लाजमी डेथ हो जाती है। फिर हमारे पास कंजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। ये एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ किसका होते हैं हमारे पास, कौन, कार्डियक स्टेनोसिस का हमारे पास कौन से एबनॉर्मल फंक्शन है, क्या किसके एबनॉर्मल फंक्शन होता है, कार्डियक स्टेनोसिस, ठीक है। जो कि हमारे पास जो वॉल्स के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं वॉल्स के, वो जो है सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते। क्या करते हैं, सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते, सही तरह क्लोज नहीं हो सकते, पूरी तरह बंद नहीं होते। इसमें जो है कॉर्डिना टेंडिनाई, जो हमारे पास इन जो दो वॉल्स के दरमियान एक बैंड होता है, ठीक है, जो कि आपके पास किसके साथ अटैच होते हैं, जो आपके पास अटैच होते हैं हार्ट की वॉल्स के साथ, वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता अपना फंक्शन, और हार्ट मसल सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, वॉल सही तरह जो है वो थिन हो जाते हैं, सही तरह जो ब्लड को है वो अलहदा नहीं रख पाते। तब हमारे पास ये केस हो जाता है और फिर हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे पास बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, स्फिंगैनोमीटर क्या होता है। स्फिंगैनोमीटर के बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं, थ्रोम्बोसिस क्या कौन सी कंडीशन होती है। फिर इसके बाद हमने हार्ट अटैक डिस्कस किया। अगले बार हम लोग पेटेंट डक्टस डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट का डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। और तब तक के लिए आप जो है ये टॉपिक्स बार बार पढ़ें। ये टॉपिक्स इजी नहीं हैं, ये टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं, इनको बार बार रीड करें और अपने आप के कॉन्सेप्ट्स बार बार क्लियर करें, क्योंकि ये आपके पास आगे तक काम आएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इनका बहुत ज़्यादा लिंक है आप लोगों की आगे आने वाली लाइफ में। आप अगर अगर आप आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं और हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको इन डिसीजेस को लाजमी बात है पढ़ना होगा। और ये अगर पेपर की सेंस में देखें, अगर आपने पेपर किस देना है तो पेपर भी हम इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि हार्ट अटैक के बारे में लिखें, आप पूछा जा सकते हैं आप थ्रोम्बोसिस के बारे में लिखें, आप बैरो रिसेप्टर के बारे में लिखें, आप कंपैरिजन लिखें कि वेन्यूल्स वेन्स और उनमें किस तरह ब्लड फ्लो होता है, किस तरह उनके ब्लड फ्लो का रेट डिफरेंट होता है, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पेटेंट डॉक्टर्स और ऐसे डायग्नोसिस टेक्निक्स थोड़ी डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट किस तरह इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगले लेक्चर पे हम लोग फुल इस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह हमारे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए, हमें समझ भी आए और आगे भी हमारी लाइफ में मदद आए। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।